जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि लगातार पिछले परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, किसी शब्द के आगे जो जुड़ता है वही उपसर्ग होता है। जैसे एक मूल शब्द है और मूल शब्द के पहले जो शब्द जुड़ जाता है कोई शब्दांश, वो कहलाता है उपसर्ग। ठीक है, जैसे हमने कहा हार। अब हार के पहले अगर मैंने प्र जोड़ दिया तो ये प्रहार हो गया। इसका पूरा का पूरा मतलब बदल गया। हार का मतलब हार या जीत वाला हार या तो फिर गले में पहना जाने वाला हार। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने प्र लगाया तो पूरा का पूरा ये जो दोनों मतलब हमारे निकल रहे थे, दोनों मतलब से भिन्न मतलब प्रहार निकल गया। ठीक है, यानी हमला करना। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और अगर बाद में जुड़ता है तो इसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत। क्रिया में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, बाकी अन्य जहाँ लगते हैं वहाँ पे उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न। विशेषण के चार भेद के सामने शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द का नहीं है, उसे चयनित करें। गुणवाचक सुगंधित, परिमाणवाचक ढाई, संख्यावाचक कोई, सार्वनामिक कोई। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक कोई, तो बिल्कुल सही जवाब है। कोई जो है वो संख्यावाची नहीं है। ठीक है, तो यही वाला गलत है। कह रहा है कि भाई जिनमें से एक शब्द का नहीं है, जो नहीं है मतलब इस प्रकार का नहीं है तो वही छांटना है आपको। तो आपने कहा कोई नहीं है। गुणवाचक सुगंधित जो है वो गुणवाचक विशेषण है। ढाई परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब 2.5 किलो अगर कह देते हैं, ढाई जो है कि किलो अगर कहते हैं मात्रा के रूप में, तो ये परिमाणवाचक होगा। सार्वनामिक कुछ कोई, ये जो है कि सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सार्वनामिक होता है, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, यही 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से सकर्मक क्रिया छाटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, लिखना, तो बिल्कुल सही जवाब है। लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया है, बाकी सब अकर्मक क्रिया है। देखिए, क्रिया के पहले क्या या किसको प्रश्न पूछ के देख लीजिए। यदि उसका उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने कहा चलना, क्या चल रहे हो, किसको चल रहे हो, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये सकर्मक नहीं अकर्मक क्रिया है। क्या सो रहे हो, किसको सो रहे हो, तो बिल्कुल गलत, ये अकर्मक क्रिया। मुस्कुराना, वह क्या मुस्कुरा रहा है, वह किसको मुस्कुरा रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया। वह क्या लिख रहा है, इसका उत्तर आपको मिल सकता है कि भाई वह पत्र लिख रहा है, वह सब्जेक्ट लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, तो इसका लिखने का उत्तर मिल सकता है क्या लिख रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे ये लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया है, बाकी अन्य जो है अकर्मक क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार से बांटी गई है, कर्म अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक दो प्रकार की होती है, एक कर्मक होता है और एक द्विकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक भी दो प्रकार की, एक पूर्ण कर्मक, एक अपूर्ण कर्मक। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म विद्या, मतलब कर्म और विद्या क्या दोनों तत्सम है? बिल्कुल सही जवाब है। मत्स्य मृग, दोनों के दोनों तत्सम है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान और क्षेत्र, तो दोनों तत्सम है। और दधि भात, तो आपने कहा यही वाला जो है कि तत्सम की जोड़ी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि भाई ये कैसे हम कह रहे हैं कि ये तत्सम है? उड़नतुआ र लगा है, तत्सम है। देव लगा है, तत्सम है। आधा त आधा स, यहाँ पे री ऋषि लगा है, तत्सम है। ज्ञ है, तत्सम है। क्षत्रिय है, तत्सम है। त्रिशूल है, तत्सम है। ठीक है, ये नियम आपको हम तत्सम तत्वों का बताए हुए हैं कई वीडियोज में। अगला प्रश्न। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेशक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक
या कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी औपनिवेश तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए है ये शब्द उपनिवेश, लेकिन जैसे ही इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है ये उपनिवेश का औपनिवेश हो जाता है, औपनिवेश, और फिर एक प्रत्यय लग के औपनिवेशिक हो जाता है। उसी प्रकार से समझिएगा बात को, जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो परिवर्तन कुछ होता है। जैसे मैंने कहा समाज है, समाज में हम एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और जब समाज में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सामाजिक। क्या? सा आ का मात्रा जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। एक प्रत्यय लगाने की वजह से परिवर्तन हो जाता है। जैसे इतिहास में एक लगा देंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से व्यवहार में एक लगाएंगे तो व्यावहारिक हो जाएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, युगों से चलने आने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या सनातन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी सनातन तो बिल्कुल सही जवाब है। युगों से जो चला आता है उसके लिए एक शब्द जो है वो सनातन, बिल्कुल सही। खाली स्थान पीकर कोयल अपने खाली स्थान में जाकर बैठ गई। नीर पीकर, नीर का मतलब जल, पानी। नीर पीकर कोयल अपने नीर में जाकर बैठ गई, नहीं। नीड़ पीकर, नहीं, नीड़ मतलब घोंसला होता है। नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई, बिल्कुल सही जवाब है। नीर यानी पानी पी के कोयल अपने नीड़ यानी घोंसला में जाकर बैठ गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, योग साधना में खाली स्थान और शाकाहार का विशेष महत्व है। योग साधना में किसका? अल्पाहार, शाकाहार, फलाहार, मिताहार, आहार। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी फलाहार, योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आप, ठीक है। इन चारों वाक्य, ये जो चार वाक्यांश हैं, इन चारों वाक्यांशों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है सही। तो हम कहेंगे सबसे पहले ऑप्शन उठाया करें, इसमें बेस्ट तरीका यही होता है। र य, देखिए र य से र य, पहले क्या र नाम का वाक्यांश बढ़ती जा रही है, इसके बाद कुछ आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए से गलत हो जाएगा। ल य व र, देखते हैं। ल, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पूरा वाक्य एकदम सटीक बैठ गया। तो हम कहेंगे ल य व र, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदत्त, धनपाल, शालिभद्र या स्वयंभू। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू तो बिल्कुल सही जवाब है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रांगेय राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद तो बिल्कुल सही जवाब है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, बनारस में, ठीक है। इनको कलम का सिपाही भी कहते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल सही जवाब है। महावीर प्रसाद के द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका सहाय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर खेर तो बिल्कुल सही जवाब है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो थे बाल गंगाधर खेर। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ था? ये तो उस पेपर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, ये एसआई का पेपर है, उस समय का करंट अफेयर का पेपर है। हालांकि ये है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है मॉरिशस में हुआ था। आपसे पूछा जाता है भाई पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो आप कहते हैं 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आप बताते हैं नागपुर में हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में है और 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया, रोहा, रोला, दोहा या सोरठा।
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए कुंडलियाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है। कुंडलियाँ का जो है प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है। और यहाँ पे अगर हम दोहा और सोरठा की बात करते हैं तो दोहा में 13-11 विषम मात्रिक छंद होते हैं, ये 13-11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। आपसे पूछा आता है कि दोहा का विपरीत कौन है, तो कहते हैं सोरठा। सोरठा का विपरीत कौन पूछा जाएगा तो बताएंगे दोहा होता है। त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ होता है? हल्ला मच जाना, हल्ला गुल्ला आरंभ होना, शोर शराबा होना, या हाहाकार मच जाना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। हाहाकार मच जाना, त्राहि त्राहि मचने का मतलब होता है हाहाकार मच जाना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टक्कर लेने का क्या अर्थ है? तुलना करना, मुकाबला करना, टकराना, या लोहा मानना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी मुकाबला करना तो बिल्कुल सही जवाब है। टक्कर लेना, किसी कहते हैं ना कि किसी से टक्कर ले रहे हो तो भाई सोच समझ कर लो, यानी मुकाबला कर रहे हो वो सोच समझ के करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पश्च स्वर है? आ, इ, ज, ढ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो ये हो जाएगा पश्च स्वर। अच्छा, अग्र, पश्च और मध्य ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, मतलब बोलने के आधार पर। और पश्च स्वर की बात करें तो पहले हम मध्य स्वर की बात करते हैं, तो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है अ। ठीक है, क्या आता है अ। और इसके बाद एक आता है अग्र स्वर, मतलब आगे जुबान से बोला आता है तो वो होता है इ, और ए। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं क्या? अग्र स्वर। बाकी जितने बचते हैं ए और ऋषि भी आता है इसी के अंतर्गत, और बाकी जितने बचते हैं वो सारे पश्च के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से कि जो आ है वो भी पश्च स्वर के अंतर्गत जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर, इसमें कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।